अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपके इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, जिसमें मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन हुए और 13 नशस्तें थीं। 9 नून लीग को चली गई और 4 पीपल्स पार्टी को चली गई। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि ये धांधली हुई है और जो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा किया है कि इन जगहों पर धांधली हुई है। वाज़ेह रहे कि इस टाइम पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में थी। अब यह है कि ये धांधली का नैरेटिव, इसको तो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही। जिस इशू पर या जिस इशू को इस टाइम कश्मीर में तवज्जो मिल रही है वो जो कालादम तंजीम है, जॉइंट एक्शन कमेटी और जो सरकारी जो यानी पुलिस है उनके दरमियान जो झड़पें हुई हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो है कि किसके कितने बंदे मारे गए। दोनों तरफ से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। मीरपुर के हवाले से कालादम तंजीम वालों ने कहा कि हमारे लोगों पर गोली चलाई गई है और हमारे पता नहीं कोई 1 दर्जन लोग या कितने, उन्होंने बताया कि इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। बीबीसी की मैंने रिपोर्ट देखी, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके उधर कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने कहा कि हमने उधर हॉस्पिटल से चेक किया है, हॉस्पिटल में सिर्फ 1 डेड बॉडी आई है या कुछ ज़ख्मी लोग आए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इससे ज़्यादा लोग होते तो उनकी बॉडीज़ भी हॉस्पिटल जाती हैं। आपको अगर याद हो कि जब इधर पीटीआई वालों पर उन पर अटैक हुआ था या उन पर पुलिस ने कोई गोली वगैरह चलाई थी या जो भी हुआ था, उसमें कोई तादाद इन्होंने 1000 तक लेकर गए थे कि हमारा 1000 बंदा मारा गया। लेकिन बाद में जब जिन इलाकों में वो बॉडीज़ गईं या इधर पिम्स में या जो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है इधर जो बॉडीज़ गई थी, और उसके बाद केपी के जिन इलाकों में बैरियल हुई, तदफीन हुई, वो ओवरऑल जो तादाद है वो को 8-9 से ज़्यादा नहीं थी। कुछ ऐसी ही चीज़ें इधर भी रिपीट हो रही हैं। एक हलाकत की तस्दीक हो रही है मीरपुर से, और वो आम तौर पे यही होता है कि जब कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसकी बॉडी पहले हॉस्पिटल ले जाई जाती है, उसको रिकॉर्ड पर लाया जाता है, वो आगे जो भी पोस्टमार्टम करते हैं उसके बाद तदफीन होती है। तो उधर एक हुआ। इन द मीन वाइल कुछ ऐसी वीडियोस चल रही थी जिसमें ये तासर दिया जा रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे मारे गए हैं। कुछ ब्लीडिंग भी हुई थी और उनकी वीडियो बनाई गई और तासर ये दिया गया कि ये लोग मारे गए हैं। लेकिन कोई ऐसा मोइज़ा हुआ या पुलिस वालों के हाथ में कोई ऐसी शिफा है कि उसके बाद पुलिस वाले आए और वो जिसको उठाते गए वो खड़ा होता गया, यानी कि पुलिस वालों ने मरे हुए लोगों को ज़िंदा करना शुरू कर दिया। उसी जगह पर जिधर पहले वीडियो में ये शो किया जा रहा था कि ये डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, वही जो डेड मैन है देवर वॉकिंग, तो वॉकिंग अलाइव। तो ये भी हमने अब मुआवजा देखा है उधर। दूसरा जो इनका आपस में झड़पें हुई हैं वो रावलाकोट में हुई हैं। रावलाकोट में जो कालादम तंजीम वाले हैं उनका ये कहना है कि उनके कोई 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। किधर वो रखी गई हैं उनकी बॉडीज़ उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है या सरकार का कहना है कि रेंजर का एक एहलकार जो है वो शहीद हुआ है, कुछ लोग इनके ज़ख्मी हुए हैं। और जो कालादम तंजीम वाले हैं उन्होंने जो अपनी फ़िक्र बता रहे हैं, जो क्लेम बता रहे हैं, उतनी बॉडीज़ वो उधर शो नहीं कर पा रहे। मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता कि उनके लोग नहीं मरे होंगे, डेफिनेटली मरे होंगे। और फिर जब आप इन रस्तों पर निकलते हैं या अगर आप पुलिस पर फायर करते हैं, पुलिस के बंदे मारते हैं, तो आपके भी मरेंगे। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पुलिस वाले जो हैं, ये जो हमारा एक नैरेटिव है कि इन्होंने तनख्वाह मिल जाती है तो उस तो बाद इनकी जान की कोई कदर नहीं रहती, और जो सिविलियन होते हैं उनको हर सूरत में उनको ज़िंदा रखना है। लेकिन जो पुलिस में लोग हैं या जो यूनिफॉर्म लोग हैं, इनके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर आप उन पर अटैक करेंगे तो वो लोग जो हैं वो भी आप पर रिटेलिएट करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये कि उधर से भी जो मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं, बीबीसी के मुताबिक, बीबीसी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आम तौर पे हमारा एक ये तासुर पाया जाता है जी इधर दा मीडिया जड़ा है जी इन्हें तो लिखना है ना जो सरकार ने कहना है। अब यह है कि बीबीसी वाले कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ के दावों की कोई तस्दीक नहीं कर सकते कि रेंजर की हलाकत की उन्होंने तस्दीक की है, लेकिन इसके अलावा जो लोग कालादम वाले कह रहे हैं कि हमारे इतने लोग मारे गए हैं उसके बारे में कोई तस्दीक नहीं हुई। इससे पहले भी अगर आपको याद हो 1 माह पहले इनका ये दावा था कि हमारे कोई 400 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि 5 लोग मारे गए हैं, और ये मैं पिछले माह की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मौक़ों पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी चल रही होती हैं
आप उनके बारे में स्केप्टिकल रहा करें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें पुरानी चल रही होती हैं। मेरे जैसे से मतलब ये है कि जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे बारे में ये ख्याल किया जाता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन को देखने की, परखने की अंडरस्टैंडिंग आम लोगों से ज़्यादा है। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। और एआई के दौर में ऐसी ऐसी वीडियोस बनती हैं कि इवन एआई भी उनका कोई जवाब या तोड़ नहीं निकाल सकती या तय नहीं कर सकती कि ये असली हैं या नकली हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही बस हो गई है, लेकिन ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि एक 100% गारंटी के साथ कहना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, और आम लोगों को कंफ्यूज करना इस तरह के मामलात पर बहुत आसान होता है। और मैं आज सुबह से कई लोगों से इसी तरह की बातें सुन रहा हूँ कि सुना है जी उधर को 100 बंदा मर गया, कोई कहता है 400 मर गया है, कोई कहता है 200 मर गया है। हर बंदे दी अपना अपना यानी कि ना मुँह कि आंदे मुँह भर के गल कर दे ना, यानी कि कोई जो डेड बॉडीज़ की फ़िक्र है ना वो भी कम नहीं बताते, यानी कि वो भी काफ़ी ज़्यादा बताते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ओवरऑल ये चीज़ कंसर्निंग है जो हो रहा है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और ये कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। कश्मीर के लोगों को ख़बर होनी चाहिए कि वो आए दिन वसाइल की बात करते रहते हैं। पाकिस्तान ने जो उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, अगर इनको 12 घंटे ये प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाए तो इनको इंडिया कच्चा खा जाए। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। और बाज़ औक़ात आई डोंट नो कि क्यों लोग जो फ्रीडम है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारा ये ख्याल होता है हमें और इतने मसाइल होते हैं कि हम आज़ादी को अहमियत नहीं देते। और अगर आपने ये पूछना है तो मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनसे पाकिस्तान की कदर के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे फिर पूछिए। आज इन्होंने जो एक हरकत की है ये इनके अज़ाइम को बहुत ज़्यादा एक एक्सपोज करती है कि ये लोग किस रास्ते पर चले हुए हैं। और ये 12 नशिस्तों वाला मामला नहीं, ये सिर्फ बहाना है। ये लोग जो कि अपना 3 रुपये यूनिट कराने पर भी खुश नहीं हुए, जो कि 2100 रुपये मन आटा कराने पर भी खुश नहीं हुए, इन्होंने 12 नशिस्तों पर भी खुश नहीं होना। आज जो इनका ट्वीट है वो इनके अज़ाइम की अक्कासी करता है। वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज इन्होंने एक ट्वीट किया अपने जो इनका जॉइंट एक्शन कमेटी का जो अपना ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा, सरदार इब्राहीम और सरदार क़य्यूम जैसे लोगों के गुनाहों की सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने, क्योंकि वो कह रहा है कि सरदार इब्राहीम और सरदार क़य्यूम जो हैं वो गद्दार थे, इन गद्दारों ने कबायलियों के साथ मिलकर अपनी ही रियासत तकसीम करवाई और इसका एक हिस्सा पाकिस्तानी जर्नैलों की गोद में डाल दिया। और आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ होने वाले तमाम मुजालिम के ज़िम्मेदार यही तकसीम के सहूलतकार हैं। तारीख़ इनके जुर्म को कभी माफ़ नहीं करेगी। इससे आपको इनके ख़यालात, इनके अज़ाइम के बारे में ज़रूर आगाही होनी चाहिए कि ये 12 नशिस्तों वाला मामला नहीं है। आप इनके सियासी मकासद को ज़हन में रखें। ये चाहते क्या हैं? ये अलहदगी पसंद लोग हैं और इनकी अपनी औकात नहीं है, इनकी वजह से पूरा कश्मीर सफ़र करेगा। पाकिस्तान में रह के जो कोई कुछ करता है, मुतालबे करता है, उसका हक़ है। एक तो हमें ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि अगर किसी के 4 या 5 बच्चे हैं तो उसने सारी अपने तमाम वसाइल एक बच्चे के लिए वक्फ़ नहीं किए होते, उसने अपने सब बच्चों का ख्याल रखना होता है। इसी तरह फ़ेडरेशन की भी यही ज़िम्मेदारी होती है। और दूसरा, उन्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये जिस रास्ते पर चले हुए हैं ये कश्मीरियों के लिए किसी लिहाज से भी कोई अच्छा रास्ता नहीं है। ये ऐसा यानी कि आप जो है, यानी कि आप तो दो, एक तरफ कश्मीर इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, आप किधर जाएंगे और क्या करेंगे? और आज के दौर में जो वीक स्टेट है, जो स्मॉल स्टेट है, उसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। आप ज़रा जाके पूछें जो जिस अंदाज में ताइवान वाले चाइना से यानी कि खौफ ज़्यादा हर टाइम रहते हैं, या आप जाकर चेक करें कि जिस तरह साउथ कोरिया वाले नॉर्थ कोरिया से परेशान हर टाइम एक खौफ के आलम में रहते हैं, या आप चेक करें कि जिस तरह अमेरिका हर टाइम कह रहा होता है जी कि मैंने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर लेना है, कभी वो कह रहा होता है मैं कनाडा पर कब्ज़ा कर लेना है, कभी वो मैक्सिको वालों को धमकियां दे रहा होता है। खुदा का खौफ करें, अपने लोगों के लिए को बेहतरी सोचें। ये जो नफ़रत के पुजारी होते हैं, जो नफ़रत के व्यापारी होते हैं, इन्होंने अपने लोगों को मसाइल के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। ये लोगों को गुमराह करना जानते हैं, उसमें इनकी बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है, लेकिन यह है कि वो अपने लोगों के साथ कभी भी मुखलस नहीं होते। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं ट्रंप पर। ट्रंप, आज नेतन्याहू के साथ ट्रंप की मुलाकात है, लेकिन ट्रंप जो है ना, आपको पता है कि वो भी एक सुइसाइड बम्बर है।
उसने पहले ही कह दिया, उसने कहा कि नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा था कि मैं ट्रंप के साथ जा रहा हूँ इंटेलिजेंस शेयर करने। इंटेलिजेंस शेयर करने क्या जा रहा हूँ कि वो बताना चाह रहा है कि ईरान के पास फ़लाँ एटमी हथियार हैं, तो मतलब ये है कि ईरान ना दोवे राड़ के कुटिए। तो ट्रंप कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस है तो इसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आओ, मेरे साथ तुम अलहदा ना शेयर करो, मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अब देखें, मेरा एक पहले रीडिंग यही थी हमारी, वो जिस तरह कहते हैं ना कि फैक्ट्स कीप चेंजिंग, हमारे पास जो जो नए एक हकायक आते हैं तो उस लिहाज से हमारा तजिया भी होता है। पहले ये ख्याल किया जा रहा था, अंदाज़ा ये था कि अगर नेतन्याहू जा रहा है ट्रंप के साथ तो ये लगता है कि आप मिलकर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आज ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है, जिस तरीके से उन्हें नेतन्याहू को एक हकारत अमेज़ लहजे में उसके हवाले से बात की है, और कब की है कि अभी कुछ घंटों के बाद उसको मिलने वाला है। तो उस सूरत में मुझे लग रहा है कि जैसे इनके दरमियान दूरी बढ़ती जाएगी, इसराइल और अमेरिका के दरमियान दूरी बढ़ती जाएगी, उसके कम होने के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब बाहरी बात पर आते हैं, और ये लाहौर का एक वाक़या है। लाहौर में अटारनी जनरल के घर पर छापा मारने पर SHO समेत 11 अहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा। आई डोंट नो कि लाहौर की पुलिस को मसला है या कि पुलिस काम ठीक कर रही है तो बेचारे काबू आ जाते हैं, इनकी हार्ड लक है या क्या मामला है। कोई ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब ये अहमद रज़ा डार का वाक़या हुआ, तो उस दौरान रात के टाइम ये एक जज साहब के घर में घुस गए जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते थे, और इनका ये ख्याल था कि इन्होंने राती आखी जज साहब आओ ज़रा अदालत लाओ, और ये जो ख़वातीन जो बाहर से इन्होंने अगवा की हुई थी इनके बयान रिकॉर्ड करा के तो इनको वापस भेज दें। जज साहब मिल नहीं रहे थे, फ़ोन करते रहे उनको, फ़ोन भी जज साहब अटेंड नहीं कर रहे थे। आहर जो मुतलका उस इलाके का SHO था उसको ड्यूटी मिली कि आप जो जज साहब के घर जाओ, पता करो। वो जज साहब का दरवाज़ा नाक करता रहा, बेल देता रहा, कोई बंदा बाहर नहीं आया। उसने दरवाज़े को खोला, दरवाज़ा खुल गया। अब वो अंदर चला गया, और आगे से जब वो उनके कमरे के पास गया, जज साहब हो गया और तू किथे आ गया भाई, तो उस पर वो अपनी जगह परेशान हो गए कि शायद मुझे ये अगवा करने आया या क्या करने आया। और उसके बाद उन्होंने SHO पर तब भी पर्चा करा दिया। अगले दिन वो केस नहीं सुन रहे थे, इसी वजह से बतौर एहतजाज, और उनके जो साथी हैं वो भी उस एहतजाज में शामिल थे। अभी ये अटारनी जनरल के साथ वाक़या हुआ है। आई डोंट नो कि पुलिस के साथ क्या मसला है कि क्यों ये ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, या कि यानी कि कुछ सुते सुते किसी के घर बढ़ जाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। लेकिन मैंने आज इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश की है, मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं हो पाया। लेकिन ये बड़े हैरान कुन वाक़यात हैं कि पहले जज साहब के साथ, अब अटारनी जनरल के साथ, और अब जो है फिर जो है SHO मुअत्तल हुआ है। इस तरह के वाक़यात से पुलिस की नेकनामी में भी कोई इजाफ़ा नहीं होता। वो चाहे इरादी तौर पर हो, वो उनके घर में घुसा है, या गैर इरादी तौर पे, लेकिन ये दूसरा वाक़या है। इससे तो ये एक पैटर्न इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है कि जैसे पुलिस वाले जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।